हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमैड फिजिक्स और मैं देवेंद्र वर्मा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, इस मतलब वेक्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लास्ट क्लास में हमने वेक्टर एडिशन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। देखो, इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि ये चीज़ें आई कहाँ से। अपने को डायरेक्ट फॉर्मूले रटने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन अपन इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो देखो अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि क्या हो, आपको अच्छे से समझ में आए। आज हमने इंडस्ट्री चेंज कर लिया है। तो यहां से देखो, ये ए वेक्टर दे रखा है और ये दे रखा है अपना बी वेक्टर। तो बेसिकली अगर मैं इनके बीच का डायगोनल निकालूं तो ये तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होगा। अब अगर मेरे को क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं ना, ए वेक्टर प्लस में माइनस का बी वेक्टर। बस यहीं से अपने को एक ही बात सीखनी है कि जो एडिशन लॉ है वही लगाना है, लेकिन किसमें, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में। कैसे? बी वेक्टर को उल्टा कर दो, ये आ गया अपना माइनस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड उतना ही लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। अब देखना, इसका और इसका जब एडिशन करूंगा तो रिजल्टेंट इनके बीच का जो डायगोनल आएगा वही आएगा। तो यहां से क्या करो, एक वापस से क्या बना लो, पैरेललोग्राम बना लिया। तो ये अपना रिजल्टेंट क्या, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब यहां से मेरे को निकालनी है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू। तो यहां से देखो, अगर मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो निकालना है तो उसके लिए क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 180 माइनस थीटा। ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों किया? देखो, जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करता था तो इन दोनों के बीच का ये वाला एंगल कितना लेता था मैं, थीटा। जब मैंने ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर ले लिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 माइनस थीटा। यही तो लिया। तो यहां से एंगल ले लिया 180 माइनस थीटा और यहां से मैंने पुट कर दिया, तो 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो यहां से कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये अपना आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, यही अपने को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात आती है इसके अंदर एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर के बीच का, मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड गिवन वेक्टर। तो अपने को अगर अल्फा निकालना हो, ये वाला रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो क्या करेंगे, देखो अपने को निकालना है tan अल्फा। वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो इसके अंदर ऐसे तो कोई 90 डिग्री बन नहीं रहा, उसके अंदर भी हमने बनाया था, इसके अंदर भी बना लेते हैं। यहां से लेकर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री का। ये लो, ये अगर 180 माइनस थीटा है तो ये रह गया अपने पास थीटा रह गया। अपने को निकालना है tan अल्फा। tan अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर ये वाला और बेस ये वाला। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, b साइन थीटा। भाई मैग्नीट्यूड इसका b, ये एंगल थीटा, तो सामने वाला जो परपेंडिकुलर है वो कितना आएगा, b साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख देता हूं b साइन थीटा। इस बेस की वैल्यू कितनी आ गई कंप्लीट, यहां से यहां तक तो a था, और ये कितना है, ये है b cos थीटा। भाई b ये, एंगल थीटा ये, तो ये वाला कंपोनेंट b cos थीटा। तो इस कंप्लीट में से अगर b cos थीटा माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, a माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू बताओ। परपेंडिकुलर कितना, b साइन थीटा अपॉन में बेस कितना, b cos थीटा आ गया। तो a माइनस बी cos थीटा, सॉरी, तो ये अपने पास क्या आ गया, tan अल्फा की वैल्यू आ गई।
एंगल पूछे तो एंगल अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन में a माइनस बी कोस थीटा। ठीक है, नोट डाउन करो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट क्या होगा, a अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कोस थीटा, और इसके बीच का एंगल कितना होगा, tan अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इक्वल टू होगी b साइन थीटा अपॉन में a माइनस बी कोस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वेक्टर एडिशन में क्या था, यहाँ पर था प्लस, इस जगह था प्लस। अब देखो एक चीज और अपने को क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जब भी अपन करें तो सारा रूल अपने को क्या लगाना है, वेक्टर एडिशन का लगाना है। टोटल रूल वेक्टर एडिशन के लगाने हैं, लेकिन उसमें थीटा को चेंज कर देना है 180 माइनस थीटा से। थीटा को चेंज किस में कर देना है, 180 माइनस थीटा में। जैसे यहाँ पर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये था एडिशन का, थीटा को चेंज कर दिया 180 माइनस थीटा, ये बन गया माइनस का, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का। आप याद करो सब एडिशन वाले में यहाँ पर a प्लस बी कोस थीटा था, अगर मैंने कोस 180 माइनस थीटा कर दिया तो यहाँ से माइनस आगे आ गया, तो a माइनस बी कोस थीटा इसका आ गया। नोट डाउन करो। कर लिया। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अपने को दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर और इसका रिजल्टेंट। ठीक है, नोट डाउन करो। इसके अंदर एक चीज और आपको लिखानी है, कौन सी, कि कौन कौन से लॉ को फॉलो करता है। देखो अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव लॉ की, कम्यूटेटिव लॉ की, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अपने नंबर्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर मैंने लिखा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या इसकी वैल्यू b वेक्टर माइनस a वेक्टर के बराबर होगी, नहीं होगी, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। दूसरा है अपना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव मतलब अगर मैंने लिखा a वेक्टर प्लस में b वेक्टर माइनस c वेक्टर, तो क्या इसकी वैल्यू, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, एसोसिएटिव लॉ क्या है इसके सामने लिख देता हूं कि अगर a वेक्टर प्लस में b वेक्टर माइनस c वेक्टर मैंने लिखा है, तो क्या ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को वेक्टर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को वेक्टर सब्ट्रैक्शन है जो फॉलो करता है। नोट डाउन करो। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने कोई भी एक वेक्टर बनाया ए वेक्टर, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है थीटा एंगल। तो यहां से क्या होगा, देखो अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये वैल्यू क्या होगी ए वेक्टर की एक्स एक्सिस पर, और यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये वैल्यू क्या होगी वाई एक्सिस पर ए वेक्टर की। ठीक है, तो यहां से इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम यही तो बनेगा, तो लिख सकता हूं ए वेक्टर बराबर ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर।
इन्हें बोला जाता है कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। रेक्टेंगुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ से इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, ए एक्स आई कैप, भाई वेक्टर हटाया तो यहाँ पे डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस में कौन सी, आई कैप, प्लस में ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। आई कैप और जे कैप इनकी डायरेक्शन को शो करेगा। ये अपना हो गया 2D के अंदर। अगर मैं सेम टू सेम चीज़ किस में बनाना चाहूँ, 3D में, तो ध्यान से देखते जाना। मान लो कि मैंने एक ए वेक्टर बनाया है, इसका एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट है वो ए एक्स है, वाई पर है जो है ए वाई, और जेड पर जो है वो मान लो है ए जेड। तो नेट जो ए वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, देखो इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, ये शायद आपको समझ में नहीं आया है। यहाँ से देखो, अगर मैंने बोला कि स्पेस के अंदर कोई चीज़ है, कोई स्पेस के अंदर पॉइंट है जो मान लो तीनों वर्टेक्स से, तीनों पॉइंट से, ये एक्स एक्सिस से भी है, एक्स और वाई और जेड तीनों एक्सिस में चलने के बाद में कोई एक पॉइंट आया है ये, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। तो इसका एक्स एक्सिस पर भी कंपोनेंट होगा, वाई पर भी होगा और जेड पर भी होगा। एक्स एक्सिस पर मान लिया मैंने ए एक्स, वाई पर मान लिया ए वाई और जेड पर मान लिया ए जेड, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसके अलग अलग कंपोनेंट अगर लिखें तो क्या आएगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर, सिंपली, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D स्पेस, ठीक है। अगर मैं 2D प्लेन की बात करूं तो उसके अंदर ए एक्स और ए वाई दो ही आएंगे, और अगर मैं 3D की बात करूं तो उसके अंदर एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों आ जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो, सिंपल सी बात है, इसको ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कंपोनेंट होता क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता क्या है कि ए वेक्टर है जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर अपना कितना इफेक्ट डालता है, उसे ही बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर 2D के अंदर है तो 2D में किसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स और वाई दो ही डायरेक्शन में चलेगा, तो यहाँ से एक्स और वाई दोनों पर आ जाएगा इसका इफेक्ट। अगर 3D कंपोनेंट है कोई तो उसमें एक्स पे भी चलेगा, वाई पे भी चलेगा और जेड पे भी चलेगा, तो उसके अंदर तीनों पे उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। यहां से देखो एक चीज और आती है, डायरेक्शन कोसाइंस, यहीं से बता देता हूं, डायरेक्शन कोसाइंस। कोसाइंस मतलब, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू। तो यहां से देखा, अगर मैंने बोला कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, वाई एक्सिस के साथ कितना बनाता है, कुछ भी एंगल फाई बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, देखो अगर एक्स एक्सिस के लिए बात करूँ तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी, कोस थीटा क्या होगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, कितना, ए एक्स अपॉन में ए, आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं कहूँ कोस फाई की वैल्यू, तो ये वाई के लिए आ जाएगा ना कोस फाई की वैल्यू, तो ये वाई डायरेक्शन में इसका कोसाइन कितना आ जाएगा, ए वाई वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर, क्योंकि इसके लिए जो बेस होगा वो ये होगा ए वाई, और जो हाइपोटेनस होगा वो ये होगा, ठीक है, ए वेक्टर। तो ए वाई अपॉन में ए वेक्टर। अगर मैं 3D के लिए बात करूं तो इसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, अगर मैं कोस अल्फा की बात करूं, इसके अंदर 3 एंगल बना लिए मैंने, अल्फा एक्स के साथ, बीटा वाई के साथ और गामा है जो जेड के साथ। तो यहाँ से देखो कोस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए एक्स अपॉन में ए वेक्टर, ठीक है। अगर कोस बीटा की बात करूं तो कोस बीटा के लिए बेस कितना, ए वाई वेक्टर अपॉन में हाइपोटेनस कितना, ए वेक्टर। अगर कोस गामा की बात करूं तो बेस कितना, ए जेड वेक्टर और हाइपोटेनस कितना, ए वेक्टर। सिंपली आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा भी गया है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आया भी हुआ, मैंने देखा था कहीं।
तो अपने को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सिंपली क्या करना होगा, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। अगर एक्स एक्सिस के लिए पूछे तो कोस थीटा निकाल लूंगा, ये वाला एक्स एक्सिस वाला। अगर वाई के लिए पूछे तो वाई वाला। एक्चुअली में इसमें करना क्या होता है, ट्रिक याद रखने की कि एक्स एक्सिस के लिए निकालना है तो एक्स एक्सिस पर कितना इफेक्ट है, अपॉन में कंप्लीट वेक्टर की वैल्यू, ठीक है। और y के लिए निकालना है तो y में कितना इफेक्ट है, अपॉन कंप्लीट वेक्टर की वैल्यू। z में निकालना है तो z पर कितना इफेक्ट है, अपॉन कंप्लीट वेक्टर की वैल्यू। नोट डाउन कर लो इसे, सिंपली ऐसे ही याद रखना है। कर लिया। नेक्स्ट देखो अपना एक और छोटा सा पॉइंट है, क्या ये है लामीज थ्योरम। इसके बाद अपना वेक्टर में बच गया है वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वो चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी अपन लामीज थ्योरम की जो थ्योरी है वो देख लेते हैं, क्या है देखो, इंपॉर्टेंट है ये लामीज थ्योरम। देखो ये क्या कहती है कि किसी एक पॉइंट पर अगर लगने वाले सभी वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है 0, कितना है, रिजल्टेंट है 0। मान लो कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर और इसका रेशो किसके साथ, एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर्स, और वो भी साइन में कांस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं इसको ले लूं तो इसके लिए अगर ये थीटा 2 है तो यहां से साइन थीटा 2। अगर मैं इसको ले लूं तो इसके लिए अगर ये थीटा 3 है तो सी अपॉन साइन थीटा 3। एक बार लिखते हैं इसको, लामीज थ्योरम। अरे पेन भी उड़ रहा है। इट स्टेट्स दैट इफ रिजल्टेंट फोर्स बाई 3 vectors at any point is 0, then the ratio of magnitude of force with sine of angle between other two forces remains constant। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट पर अगर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और उनका रिजल्टेंट आ रहा है 0, ये मान लो A या फिर हाँ ए ही मान लो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर 3 फोर्सेस लग रहे हैं और इनके बीच में एंगल कुछ इस तरह से लग रहे हैं कि अल्फा बीटा और गामा, और इनका है रिजल्टेंट 0। एक बार फिर से समझाता हूँ, यही चीज़ वापस समझाता हूँ। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का रिजल्टेंट है 0 तो क्या होगा कि रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अपॉन में एंगल बिटवीन अदर 2 वेक्टर और वो भी साइन में, ए अपॉन साइन अल्फा किसके बराबर होगा, बी अपॉन साइन बीटा के, और वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन साइन अल्फा के। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। ये है अपनी लामीज थ्योरम। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी काम आएगी और जब अपन एनएलएम के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर भी ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। हमने आज वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, उसके बाद में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़े हैं, उसके बाद में डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं, देन हमने लामीज थ्योरम पढ़ी है। ओके,
तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन वेक्टर प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक दो तरह के होते हैं, स्केलर और वेक्टर, ठीक है, तो वो दोनों हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो नोट डाउन कर लो इसे, बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे पढ़ाया हुआ, कुछ समझ में आए और हेल्पफुल लगे तो थोड़ी हेल्प हमारी भी करो, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करो एंड लाइक करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।